क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपडेटर सूर्य चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का स्वागत करते हैं। 21 मई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल भाई साहब जरूर ज्वाइन कर लो। यूपीएससी का पेपर आ रहा है, यूपीपीसीएस का पेपर आ रहा है। लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट जो है आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन सारे मिलते हैं, मैसेजेस ऑडियो लेक्चर्स मिलते हैं, तो आप लोग उसको जो है सुन सकते हैं और रोज़ सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, अपडेट्स भी। हमारे जो पेड ग्रुप्स चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, 2023 का हमारा फाउंडेशनल ग्रुप भी चालू होने वाला है। उसके लिए जानकारी चाहते हैं तो 9650347272 सिर्फ इसी पे ही कॉल करिएगा, ठीक है। पूरा नंबर समझ लीजिए, ना 73 है ना 71 है, 7272 है, 2 बार, ठीक। इसके बाद जो है, क्योंकि कई लोग फ़ोन कर रहे थे सर कि मैंने यहाँ फ़ोन कर दिया था, वो आपने उठाया नहीं है। वो 7272 है भाई, सिंपल सा नंबर है, 7272, ठीक। तो देखो, आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनमें से मुझे लगता है कि कुछ थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के संबंधित सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है, ठीक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है। निखत जरीन यूपी जो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इकोनॉमी से संबंधित बहुत अच्छा है, एक ये है। एटीएम में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्यों किया गया है, ठीक। राष्ट्रपति की पहली जो है यहाँ पर विजिट हुई है, ये कैरेबियन नेशन है, तो क्या मतलब है यहाँ पे। ये एक वायरस है, एक डिजीज़ आई है, किस में कहाँ किस एज वर्ग में जो है, आयु वर्ग में ज़्यादा होता है। ड्रॉट के नंबर क्या बोल रहे हैं, भारत में क्या स्थिति है। और ये बार्ब्स जो है, केरला में एक ब्रीडिंग टेक्निक ऑफ बार्ब्स एक मछली होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं शुरुआत से। देखिए, ऐसा है कि इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, ठीक। तो अब अच्छा, ये किया क्यों जा रहा है। कई बार लोगों ने देखा है कि कार्ड लगाया, उसमें ऊपर जो है मैग्नेटिक टेप कुछ लगा देते हैं, कार्ड की जो डिटेलिंग है वो नोट कर ली, और धोखाधड़ी बहुत हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल अभी भारत में कुछ बैंक करते हैं, ठीक, कैशलेस मतलब कार्डलेस जो है कैश विड्रॉल देते हैं एटीएम से, कुछ है। लेकिन अभी आरबीआई ने बोला है कि भाई साहब सभी एटीएम, ठीक। अब एटीएम भी कई, अब देखो पहली चीज़, एटीएम को भारत में चलाता है कौन। मैंने कई बार आप लोग बोला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद भी आ रहा होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मैंने बोला है ना एक बार, इसकी वेबसाइट पे भी लाके दिखाया था। तो एटीएम पूरे जो है कैसे रेगुलेट ऑपरेट, ये सारी चीज़ें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। ये एक निगम है, ठीक है, निगम है। प्राइवेट 10 बैंक और गवर्नमेंट का इसमें बस प्रमोशन है, आरबीआई प्रमोट करता है इसे, ठीक है। तो ये भी देखो वैल्यू एडिशन हो गया। तो एटीएम के लिए जो है आरबीआई ने एनपीसीआई को बोला है कि भाई साहब सारे जो एटीएम है, अब एटीएम की कैटेगरीज भी होती हैं। एक तो बैंक का अपना एटीएम हो गया, जैसे आईसीआईसीआई का बैंक है आपका, उसका एक अपना एटीएम हो गया, ठीक। और या फिर आप उस एटीएम कार्ड को लेकर, कार्ड जो है उसको लेके किसी और बैंक या एचडीएफसी में चले गए। और एक एटीएम की कैटेगरी होती है वाइट एटीएम्स। वाइट एटीएम जो होते हैं वो किसी बैंक के नहीं होते, वो एक एटीएम मशीन प्रोवाइड करने की कंपनी है, जिसमें किसी भी बैंक का आपका जो है एटीएम कार्ड हो, आप जाओ लगाओ और पैसे विड्रॉल करो। तो इसको वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक। तो ये आपको एटीएम की कैटेगरी मैंने यहाँ पे समझा दी। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि कैश कार्डलेस कैश विड्रॉल होना है, तो कैसे किया जाएगा। तो आरबीआई ने एनपीसीआई को बोला है कि तुम यूपीआई का यूज़ करो, ठीक है ना। यूपीआई का यूज़ करो, तो जब वहाँ जाएगा कोई बंदा या बंदी पैसे निकालने के लिए, तो वो यूपीआई के जरिए वहाँ पर पैसे अपना कर सकेगा, निकाल सकेगा। जैसे अब मान लीजिए आपने सब ट्रांजेक्शन किया, उसके ऊपर उसमें क्यूआर कोड बन के आ गया, आपने उसको स्कैन किया मोबाइल से और जो है दिखा दिया, अच्छा ये 10,000 रुपये विड्रॉल कर लीजिए, समझ रहे हो ना। तो ऐसे जो है ये सिस्टम चलेगा, ठीक। अब इसमें दो चीज़ें और होती हैं, ऑन अस विड्रॉल होता है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये कुछ टर्म्स हैं, कभी कभी पूछ लेता है। दूसरा होता है ऑन ऑफ अस विड्रॉल। ऑन अस विड्रॉल तब बोला जाएगा, ऑन अस मतलब बैंक, जिस बैंक का, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम था आपके पास कार्ड, तो उसी के एटीएम मशीन में जाके आपने पैसा निकाला, तो ये ऑन अस हुआ। और अगर किसी और जाके एटीएम पे एचडीएफसी में घुस के आपने आईसीआईसीआई कार्ड से पैसे निकाले, तो ऑफ अस विड्रॉल बोलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है, पूछ लेता है, ठीक। इसके अलावा देखिए, इसमें कोई भी लेवी अलग से चार्जेस नहीं लगेंगे ये कैशलेस विड्रॉल करने के लिए। हाँ, अगर आप आईसीआईसीआई कार्ड लेकर जो एसबीआई में घुस रहे हो, या फिर एचडीएफसी में घुस रहे हो, या फिर किसी और, तो वो जो पहले चार्जेस पड़ते थे वो तो पड़ेंगे, ठीक।
जैसे होता ना मंथ में शहरी एरिया में 4 फ्री और ये फ्री होता है, अदर बैंक के एटीएम में जाके निकलना, वो सब रहेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला टॉपिक इकोनॉमिक्स ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ द रुपी, यानी कि रुपए का मूल्यह्रास। मान लीजिए $1 को खरीदने के लिए आपको पहले 50 रुपये देने पड़ते थे, तो अब अगर आपको 75 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो डॉलर मजबूत हुआ है और रुपी कमजोर हुआ है, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक, तो दिस इज गेटिंग ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें आ रही है, ये अप्रिशिएट कर रहा है। हमारी जो INR है वो डेप्रिशिएट कर रही है, यानी मूल्यह्रास हो रही है। तो अभी जो है रिकॉर्ड क्लोज हुआ है 77.72 रुपीज़ जो है अगेंस्ट अ डॉलर, सबसे ज़्यादा है ये। लो मतलब रिकॉर्ड लो बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और 6% का लॉस हुआ है। कारण क्या क्या है मैं भी पूछ सकता है, यूपीएससी जरूर पूछ सकता है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है वो। मुद्रा से महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, ठीक। कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर जो है भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो अपना जो है डॉलर्स वापस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डॉलर कम हो जाएंगे, पहले मान लीजिए 1 लाख डॉलर थे आपके आरबीआई के पास, अब वो जो है 10,000 हो गए, तो क्या हुआ है, डिमांड जो है उतनी भी रहेगी, तो सप्लाई कम हो गई तो भी बढ़ेगा। और प्लंजिंग मार्केट, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल चल रही है। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसकी वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है। 4% तक तो इंडियन रुपी गिरा है, और बाकी जो इमर्जिंग जो मार्केट्स हैं वो 4 से 7%। तो मतलब एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि इंडियन करेंसी फिर भी थोड़ा सा कम गिरी है वैल्यू में, ठीक। और उसके बाद कई फ्रेश ऑल टाइम लो बना रहा है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया है। दुनिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत ही डामाडोल चल रही है भाई साहब। चाइना के भी इकोनॉमिक डेटा अगर देखें पूरे वर्ल्ड में, तो बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ठीक, इंडिया है, तो इन सब की जो है अर्थव्यवस्था डामाडोल चल रही है। तो उसकी वजह से भी जो है अब आपका ये डॉलर के प्रति हमारा जो इंडियन रुपी है वो करेंसी घट रही है, उसका दाम डिप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक। आउटफ्लो ऑफ फंड्स भी हो रहा है, ठीक। इन्वेस्टर्स जो है, जो डॉलर था वो भी अपना निकाल ले रहे हैं, ठीक। क्योंकि वहाँ पे उनको यूएसए में क्या हुआ, वहाँ पे भी उन्होंने वो फेड टेपरिंग वाली चीज़ जो थी वो ख़त्म कर दी है, ठीक। मतलब हर महीने जो वो बॉन्ड खरीद के लिक्विडिटी डालते थे यूएस इकोनॉमी में, वो ख़त्म करती है। और वहाँ पे कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट है अब उस पर अच्छी उपज उनको मिलेगी, तो वहाँ इंडिया से निकाल के वो सॉलिड उपज में जाकर वहाँ करेंगे। क्योंकि अभी उनको दिख रहा है कि इंडिया में पता नहीं होगी निवेश करने पे इनकम की नहीं होगी, तो इससे बढ़िया जहाँ हो रही है, एग्जैक्ट है, फिक्स्ड है, वहाँ जाओ, ठीक। इसके बाद राइजिंग इंपोर्ट कॉस्ट। अच्छा देखो, पहले मान लीजिए आपको जो भी पेमेंट करना पड़ता है देश के बाहर, तो ज़्यादातर ट्रेड यूएस डॉलर में होती, तो आप यूएस डॉलर में करोगे तो पहले आपको कन्वर्ट, मान लीजिए $100 आपको खरीदने थे, ठीक। तो आपने जो है $100 के 50 रुपये था पहले, ठीक। तो 50 इंटू जो है आपने ये किया, तो आपने जो है 5,000 रुपये इनको यहाँ पर दे दिए, ठीक। देने पड़ते थे आपको $100 की कोई चीज़ खरीदने के लिए, अब आपको जो है 7,500 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये बात समझ में आई तुमको? तो ये जो है इसकी वजह से क्या है कि हमारा इम्पोर्ट जो है, अब तेल तो भाई साहब हम लोग को खरीदना ही पड़ेगा, तेल तो है नहीं हमारे पास, ठीक। अभी जो है तो वो तो खरीदना ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? किसी एक साल में, वित्तीय वर्ष के अंदर जो है टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल जो ट्रेड होता है, टेंजिबल मतलब वस्तुएं, गुड्स, और नॉन टेंजिबल जैसे कि सर्विसेज, ठीक। टूरिज्म हो गया आपका, जो हमारे स्पेशलाइज वर्कर्स हैं, आईटी वाले इधर उधर जा रहे हैं, या फिर रेमिटेंसेज हो गए, ये सब नॉन टेंजिबल, जिसको आप छू नहीं, स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक, खाली फील कर सकते। तो ये जो दोनों होते हैं किसी वित्तीय वर्ष के अंदर एक साल के, तो उसको जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में लिया जाता है। तो इसमें भी हमारा काफ़ी भाई इंपोर्ट महंगा हो रहा है यार, एक्सचेंज रेट की वजह से, ये चीज़ है। और इसके बाद देखो एक फ़ायदा तो ये होता है कि वही चीज़ आपको, मान लो $100 किसी चीज़ को, अगर हम एक्सपोर्टर बहुत बड़े होते, जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट करना चाहता था, तो हमें अगर $100 पहले मिलते थे, पैसे तो ना हो, तो हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ आरबीआई से कन्वर्ट कराते हैं ना, तो जब $100 में मिलते थे तो पहले में 5,000 रुपये मिलते थे, तो अब हमें कितना मिलता? 7,500 रुपये। तो वहाँ पे तो फ़ायदा है, तभी के लिए तो कई सारी कंट्रीज जो है करेंसी डिवैल्यू करके रखती हैं जानबूझ के, जैसे कि चाइना, ठीक। अगला टॉपिक है एविएशन सेक्टर इन इंडिया। देखो इंडिया मतलब एविएशन जो विमानन क्षेत्र है, उड्डयन वाला जो चीज़ है, ये चाहते हैं कि हमारे देश में जो पैसेंजर की ट्रैफिक है वो डबल हो जाए, ठीक है, अगले 2-3 सालों में।
कम से कम 20 करोड़ और जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, एरोप्लेन बनाने पड़ेंगे, एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे, वाटर ड्रोम बनाने पड़ेंगे, हेलीपोर्ट बनाने पड़ेंगे। तो हमारा प्लान है भारतीय गवर्नमेंट का 200 एयरपोर्ट बनाने का। फिर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, जो बने हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, के पिताजी भी थे पहले, तो इन्होंने बताया कि पिछले 8 सालों में 67 नया एयरपोर्ट, वाटर ड्रोम और हेलीपोर्ट बने थे। वहीं 70 पिछले सालों में 74 एयरपोर्ट और बने थे भाई साहब, ठीक है, सिर्फ 74 बने थे, पिछले 8 सालों में 67 बन गए। हालांकि पिछले 70 सालों में ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूं लेकिन फिर भी कह रहा हूं, पिछले अगर 70 सालों में जोड़ लिया जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी, अटल जी की भी सरकार थी, बीजेपी की भी सरकार थी, जनता पार्टी की भी सरकार थी, तो वो भी इसमें क्यों जोड़ रहे हो? तो मतलब तो आप ये भी कह रहे हो कि इनकी पार्टियों ने कुछ काम नहीं किया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक, जो मोदी गवर्नमेंट है वहीं कर रही है। पता नहीं, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है इसमें वो है। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि इंडिगो, देखो ये एक फैक्ट पूछ सकता है, भारत ने अपना जैसे जीपीएस है ना दुनिया में, ठीक, एक ग्लोनॉस हो गया आपका, रशिया का हो गया, ठीक, बायडू चाइना का हो गया, जीपीएस आपका ये यूएसए का हो गया, वैसे गगन है, ठीक, या फिर वैसे नाविक है भारत का, ठीक है, नाविक है। लेकिन जो गगन है, ध्यान रखना इसमें, ये कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, गगन जीपीएस को यूज करता है ना, जो कि यूएसए का है, ना कि नाविक को। ये चीज पूछ सकता है वहां पर, यूपीएससी जो पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग वाला है ये। क्या है कि जीपीएस का फुल फॉर्म, ये गगन का फुल फॉर्म जो है वो जीपीएस एडेड है, जीपीएस एडेड मतलब जीपीएस की मदद से है, और नाविक जो है वो हमने अपनी सैटेलाइट लगाई हैं, वो अलग नेविगेशन सिस्टम है। तो जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने मिलकर बनाया था, तो ये जीपीएस की मदद लेता है, ना कि नाविक की। क्लियर रखना भाई साहब, ठीक। तो ये जो है अभी इंडिगो जो देश में जो हवाई जहाज उड़ाती है कंपनी कमर्शियल रूप से, तो उसने वो पहली जो है कंपनी बन गई जिसने कि गगन नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया। ये ध्यान रखना, मैं भी पूछ सकता है। अगला टॉपिक है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिस। ये सब देखो, राष्ट्रपति जी हमारे गए हुए हैं कैरेबियन, वहाँ पे पहले वो जमैका में थे, अब वो यहाँ पर आ गए किंगस्टन में, जो कि इसकी कैपिटल है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिस की, ठीक है। और ये वही है, हमारे उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, और हमारा ये दिखलाता है कि हम स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज से और ज़्यादा अच्छे से बात जो है उनके साथ काम करना चाहते हैं। वहाँ राष्ट्रपति जी वहाँ के पार्लियामेंट को संबोधित भी करेंगे, जैसे मोशन ऑफ थैंक्स होता है ना भारत में, भारतीय संसद में, वैसे ही उसी टाइप का वहाँ पर भी होगा, ठीक। और मोशन ऑफ थैंक्स बताइए किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। और इंडिया के अच्छे रिलेशन रहे हैं यूनाइटेड नेशन, कॉमनवेल्थ में भी। ये सारे छोटे छोटे जो हमारे आइलैंड्स हैं ना, इनकी ये बहुत नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं। तो यूएन में अगर आप देखो ना, जब कोई होता है ना कि जो है इतने सारे वोट हमें मिले, तो ये छोटे छोटे वाले जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं, तो इनकी काफ़ी महत्वता है। वैसे भी है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ खाली इसी के लिए हम लोग उनसे आके मिलते हैं, वैसे भी इसकी लोकेशन देख रहे हो आप, अमेरिका के पास है, समझे, और ये अटलांटिक ओशियन में भी है। तो इसके अलावा जो है पहले भी बता चुके हैं कि इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर पहले एक गिरमिटिया मजदूर के तरीके से भेजा गया था, इंडेंचर्ड लेबर के तरीके से, उन्हीं के जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आज भी कई सारे कम्युनिटी जो है उसी संबंधित है। देखिए, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को होता है हर साल। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर वापस भारत इसी दिन आए थे, 9 जनवरी 1915 में, ठीक। आप लोग को ये बताना है कि 2022 में थीम क्या था जो है प्रवासी भारतीय दिवस का। अगला टॉपिक है निखत जरीन, ठीक है, निखत जरीन, ये इनकी पिक्चर है। देखो, मैंने इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। देखिए, वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, ठीक। उसमें जो है ये कहाँ पे हो रही है? इस्तांबुल, तुर्की में हो रही है, ठीक, तुर्की कंट्री की में जो है इस्तांबुल में हो रही है। अब इसमें कई सारे भारतीय महिलाएं गई हुई थी, उसमें से 52 कैटेगरी वाली जो फाइट हो रही थी, उसके फाइनल में गोल्ड जीता निखत जरीन ने, ठीक, इंडिया से है ऑब्वियसली, निखत जरीन ने जीता। और इन्होंने हराया किसको? थाईलैंड की जिटपोंग जुटामास को, जिटपोंग जुटामास ऐसे करके याद हो जाएगा आपको। और ये 5वीं भारतीय महिला हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है वो बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक। अब देखो, ये ऐसे मतलब करके आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, एक वैसे नोट्स बनाते हो अगर तो बढ़िया रहेगा। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप क्लब में जो पहले जो कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता वीमेन वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो वो मैरी कॉम है भाई साहब, 6 मेडल जीत चुकी हैं, 6 गोल्ड मेडल। सरिता देवी है, जेनी आरएल हैं और लेखा केसी। आप सोचो कि इतने सारे मेडल,
तो देखो ऐसा है कि कई सारी कैटेगरी, जैसे निखत जरीन जी ने 52 केजी वाले में याद किया, 52, ठीक है, ये हो सकता है इसी में खेल दे कि 52 है कि 73 है, बताइए को किस में जीती हैं ये। ठीक, इससे पहले जो है ये अकेली एक ऐसी इंडियन महिला है जिन्होंने 2 गोल्ड जीते थे स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में, और वर्ल्ड जूनियर टाइटल भी अंटालिया में 2011 में जीत चुकी हैं। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट है। और जुटपोंग जुटमास को इन्होंने हराया है, इससे पहले थाईलैंड ओपन में भी इन्होंने हराया था, थाईलैंड की हैं वो जुटपोंग जुटामास, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस, रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस। अब देखो ये जो बायोलॉजी वाले होते हैं ना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर हमारा तो आर्ट साइड है, हम कैसे कर रहे हैं, क्या है। तो अब देखो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, डॉक्टरी का एग्जाम नहीं है तो जो इंपॉर्टेंट है वो उसको मैंने यहाँ रखा है। तो ये जो इन्फेक्शन है, ठीक है, ये है इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक, एलआर इन्फेक्शन इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में। लोअर रेस्पिरेटरी श्वास का जो पूरा सिस्टम है हमारा, उसके लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। बच्चों में होता है, 5 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उनमें होता है। ठीक, किसके द्वारा होता है? एक वायरस है जिसको बोलते हैं आपका रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस, ठीक, या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस बोलते हैं। अब जो ये सिंक्टियल वर्ड है, रेस्पिरेटरी भी आपको समझ में आ गया, वायरस भी समझ में आ गया, लेकिन सिंक्टियल चीज समझ में नहीं आ रही होगी। तो सिंक्टियल भाई साहब क्या है कि बड़ी कोशिकाएं हैं, ठीक, ये वो बड़ी कोशिकाएं हैं जो कि इन्फेक्टेड, ठीक, संक्रमित जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं आपस में मिलकर बड़ी कोशिकाएं बनाती हैं, उनको सिंक्टिया बोला जाता है, फिर जो है सिंक्टियल, उसी से नाम पड़ा सिंक्टियल वायरस। अब समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर कट करा दूंगा, बिल्कुल आप जो लोग जो है बस सपोर्ट करते रहो। इसके बाद ये रिपोर्ट किसने निकाली है, किसने बताया? लैंसेट ने। इसने बताया कि 2019 में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी, बच्चों में होती है, ध्यान रखना। वायरस है और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल देख रहे हो, एक ही याद। और मैंने आप लोग बताया ये कोविड वाला भी सिंगल स्ट्रैंड था। और जो आरएनए बेस्ड होते हैं इनमें म्यूटेशन करने की जो क्षमता है, क्षमता क्या बोलेंगे, म्यूटेशन करने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होती है। बस इतना ध्यान रखो, और इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कुछ भी, कैसा भी टॉपिक हो, आपको बस समझ में आ जाए, मेरा काम पूरा है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक, ये अधिकरण है, ये ट्रिब्यूनल है, ये आपका जो जुडिशरी वाला सिस्टम है उसमें नहीं है। कि ट्रिब्यूनल क्यों बनाए जाते हैं? किसी स्पेसिफिक डोमेन में काम करने के लिए, वहाँ के जो केसेस है उनका जो है जल्दी निस्तारण करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट से संबंधित जो कुछ वो है इश्यूज हैं या फिर डिस्प्यूट थे या फिर केसेस थे, उनको जल्दी जो है निस्तारण करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये ट्रिब्यूनल जो है आपका पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बनाती है, समझना मेरी बात, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि भैया ये ट्रिब्यूनल टाइम टू टाइम बनाया जाएगा, तो फिर जो है टाइम ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। फिर पार्लियामेंट, जैसे इस वाले को बनाने के लिए 2010 में पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, और उस लॉ में ये कहा कि भाई साहब एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी का आपका जो है मंत्रिमंडल या फिर जो सरकार है वो ट्रिब्यूनल बनाएगी, वो मतलब इसमें एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी केसेस है उनका जल्दी से निस्तारण करेगी। स्पेशल इस एक्सपर्टीज भी होती है इनकी एनवायरनमेंट, तो इसलिए जो है इसको रखा गया। इसमें 6 लॉ रखे गए हैं, मैं चाहता हूँ कि उसको जो है आप लोग जरूर पढ़िएगा, कि उन लॉ को ही इंटरप्रेट करता है ट्रिब्यूनल। ये नहीं कि कुछ भी एनवायरनमेंट से कहीं से भी कुछ आया उठ के चले गए, ठीक है, वहाँ पे जो है ट्रिब्यूनल पहुँच गए, वहाँ पे नहीं आपको होगा। कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, ठीक है ना, जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो वाला शायद सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक, यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि देखो इस लॉ की जो लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें 6 लॉ रखे गए हैं, उस लॉ से संबंधित ही कोई इश्यू है तो आप जा सकते हो, ठीक। वाइल्ड लाइफ नहीं आता है उसमें, इसलिए मैं देखो जो एक्सेप्शंस होते हैं ना वहीं से क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए जो है आपको याद रखना चाहिए, ठीक। अच्छा, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। कई लोग आजकल लेके पहुंचे थे कि अरे ये ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार दे दिया जो है ये सरकार को पार्लियामेंट ने, तो ये तो गलत कर दिया, पार्लियामेंट को देना नहीं चाहिए था, ठीक है, पार्लियामेंट को अलग रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है कि कोई भी एक्सेसिव जो ये डेलीगेट पार्लियामेंट ने, यानी कि लेजिस्लेचर यानी विधायिका ने कार्यकारिणी को जो है ये शक्ति दी कि तुम ट्रिब्यूनल बनाओगे इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये जो डेलीगेशन था, प्रत्यायोजन जो था, ये कोई अत्यधिक बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि कोई पार्लियामेंट ने कोई ज़्यादा ही कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है, होना भी चाहिए।
और एनजीटी आया था आपका एक स्ui generis इंस्टीट्यूशन है। स्ui generis का मतलब ये होता है कि यूनिक टाइप का, जो कि इन्फोर्स करता है एनवायरमेंटल राइट्स को, जो कि राइट टू लाइफ आपका आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है। 18/10/2000 को इस्टेब्लिश किया गया था, ये एक्ट 2010 में आया था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। अच्छा, इसमें क्या है कि कोड फॉर सिविल प्रोसीजर 1908, इसका कोई भी प्रोसीजर नहीं यूज होता। यहाँ पे यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप जज नहीं हो गए अपने ही केस में। मान लीजिए कोई, जैसे क्या होता है कि मैंने आप लोग बताया था ट्राई वाले केस में, कि ट्राई वाला जो रूल्स बनाता था उसके खिलाफ जो है कोई मान लीजिए डिस्प्यूट लेके पहुंचता था, तो वो खुद ही उस पर जजमेंट भी करता था। तो भाई साहब, अगर तुम खुद ही रूल बनाओगे तो तुम अपनी बात को गलत बोलोगे, ठीक नहीं बोलोगे। तो इसलिए जो है आप खुद जज नहीं हो सकते अपने ही केस पे, ठीक। जैसे एक केस और बताता हूँ, जैसे एक काटजू जी थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनके पास एक रिलायंस का केस पहुंचा। तो रिलायंस के केस में उन्होंने कहा कि मैं इस पे नहीं जज बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, तो मैं बायस हो सकता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत हम जो है इसको नहीं रोक करेंगे, ठीक। तो एक तो ये हो गया कि आप प्रिंसिपल ऑफ ये जज खुद नहीं हो सकते जो है अपने ही केस पर, ठीक। तो ये चीज़ है। पर्सनल मतलब बायस नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई यूनिक भी बायसनेस पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक। और कोई सब्जेक्ट मैटर बायसनेस नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंटल बायस नहीं होना चाहिए, और प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए कि पहले आपने सोच रखा कि इसको तो आज जो है सही करूँगा। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होगा। और आपको पहले से जो है टाइम, जो भी बंद आया है, जो भी मुलजिम है, मुजरिम नहीं, तो उसकी भी बात सुनने का जो है, उसकी भी बात कहने का उसको अधिकार है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये होता है। मान लीजिए एक पहुंच गया कि भैया बी ने हमको मारा है, तो ये सीधे यहाँ पे इसको सजा नहीं दे देगा, बी की भी सुनेगा फिर सजा देगा। तो ये सब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आता है, ठीक। सिंपल चीज़ है। देखिए, ये इसकी जो मेन जो ब्रांच है जहाँ बैठता है, ये तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन कुछ इसके और भी जगह हैं जहाँ पे रहता है, ताकि लोग जो है एक्सेसिबिलिटी भी रहे। तो वो है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ठीक। तो याद रखना, और बाकी न्यू दिल्ली तो है ही है, ठीक। ये सारी कुछ जगहें हैं। अगला टॉपिक है ड्रॉट इन नंबर्स रिपोर्ट। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि एबिडजान कोट दे एवरे में COP 15 चल रहा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का 15वां जो चल रहा है ये, ठीक। कहाँ पे? एबिडजान कोट दे एवरे में, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। तो यहाँ पर फाइंडिंग्स निकाली गई कि भैया ड्रॉट कितने नंबर में आए हैं, और जो है कितने आए, कब से क्या बढ़ा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये बताता है कि किस तरीके से कितने ड्रॉट का प्रभाव पड़ रहा है हमारे इकोसिस्टम पे, और कैसे हम इसको जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसने पहले तो ये बताया कि नंबर और ड्यूरेशन ड्रॉट का, ठीक, कितने टाइम तक ड्रॉट रहता है और कितनी बार आ रहा है, ये दोनों ही बढ़ गए हैं। 29% तक बढ़ गए हैं 2000 से। और पूरी दुनिया में देखा जाए तो 1998 से लेके 2017 तक $124 बिलियन का जो है नुकसान हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 2100 जब साल आएगा तब तक अगर 3% तक जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, तो 5 गुना जो है ड्रॉट भी बढ़ जाएंगे आज के लेवल से। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि भैया कहाँ पे दिक्कत होने वाली है सूखे की, तो वो दिक्कत होने वाली है मेडिटेरेनियन और अटलांटिक रीजन्स ऑफ यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होने वाली, तो अब देखो ये लोग कुछ जरूर करेंगे। और इंडिया भी कई सारे रीजन जो है इंडिया में, जैसे आपने बुंदेलखंड है, आपका इधर चंबल वाला है, विदर्भा रीजन है, तो यहाँ पे सूखे के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और उन्होंने ये एक एस्टिमेट बताया है कि भाई साहब 1998 से लेकर 2017 के बीच में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो उसमें गिरावट आई है सूखे की वजह से 2 से 5% के बीच में, ठीक। तो कुछ ये चीज़ें हैं, कहाँ पे हो रहा है, क्या रिपोर्ट निकाली गई, क्या आंकड़े दिए गए हैं। अब आंकड़े में देखो, ऐसा नहीं कि आप लोग याद पढ़ने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, लेकिन वो वहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस देगा कि वहाँ पे जैसे यहाँ 29% बताया कि ग्लोबली जो है ये बढ़ा है, ठीक, नंबर और ड्यूरेशन, वहाँ पे बोल देगा 69%, ठीक। तो थोड़ा आपको इतना वो देगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया तो मान लो पूछ लेगा 29.1, 29.2 या फिर
0.0, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो बहुत ही कम लोग कर पाएंगे जो सिर्फ जो है फैक्ट ही पढ़ते हैं, और जो सिर्फ फैक्ट पढ़ते हैं उनका कभी कट ऑफ क्लियर नहीं होता, तो डोंट वरी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगला टॉपिक है ब्रीडिंग टेक्निक ऑफ बार्ब्स। बार्ब्स जो है मछली है, पहली चीज़ तो ये समझ लो, कांटे ना समझ लेना। बार्बेड वायर जो होता है, बार्ब एक मछली प्रजाति है। केरला में एक यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ है, तो उन्होंने कहा है कि भाई साहब तुम लोगों ने मार डाली, इतनी सारी मछली है, इतनी बढ़िया थी। यहाँ पर कई सारे डैम थे, एडमलायार डैम, ठीक, बुतहा ठन कुट्टू कुछ डैम है, और कोलफील्ड ठिसूर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन तुम लोगों ने इतना ज़्यादा वहाँ से मछली जो है फिशिंग करी कि उनकी जो है अब तो कई सारी तो मतलब विलुप्त होने वाली हैं। तो ये एक काम करो, आप आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि खाना तो हमको है ही है मछली। तो उन्होंने ये ऑलिव बार्ब, इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है, कुरवा पराल, ठीक है। तो इन सब की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, केरला में हो रहा है, ये सब आपको समझ में आ गया। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग हो रही है, वो भी समझ में आ गया। यहाँ पे एक ये प्रोग्राम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इंडिया के बीच में हाई रेंज लैंडस्केप प्रोजेक्ट। हाई रेंज लैंडस्केप प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो है क्या है कि जो भी आदिवासीज हैं उनको जो है ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना है कि टू हेल्प ट्रेंड एक्वाकल्चरिस्ट फ्रॉम आदिवासी। अच्छा, जो जो भी एक्वाकल्चर मतलब ये फिशिंग विशिंग का काम करते हैं आदिवासी, उनको ट्रेनिंग देनी है कि वो जो है मीठे पानी में, फ्रेश वाटर में फार्मिंग कर सके, ये सब फिशिंग विशिंग वाली, ठीक है ना, मछलियों को की जो है फार्मिंग कर सके। तो ये मान लो पूछ ले भाई साहब ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो जो भी आदिवासी एक्वाकल्चर करते हैं उनको प्रशिक्षण देना कि मीठे पानी में कैसे वो मछलियों की फार्मिंग करें, ठीक, ये चीज़ है। और ये लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में, बट पेंडेमिक के कारण जो है ये आगे खिसक गया, डिले हो गया। अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है काफ़ी अच्छा जजमेंट दिया। उन्होंने ये कहा है कि जो जीएसटी बनाया गया उसमें केंद्र हो चाहे स्टेट हो, दोनों के पास समान जो है ताकत है, क्योंकि जीएसटी बना ही है कोऑपरेटिव संघवाद पे, यानी फेडरलिज्म पे, सहकारी संघवाद पे बना है, तो दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि दोनों के पास समान या फिर इक्वल, साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ, और यूनिक यानी कि अपना अपना जो है जहां उनको लगता है कि टैक्स जीएसटी का लगाना चाहिए, वो समान ताकतें हैं, ठीक है ना। तो केंद्र ये नहीं कर सकता कि तुम स्टेट तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर मतलब दोनों लोग अपना अपना जहाँ पे, हाँ ये उन्होंने ये जरूर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कई जगह जो है ज़्यादा केओस ना हो तो सेंटर के पास ज़्यादा ताकतें हैं, लेकिन ये कहीं से भी स्टेट को रोकता नहीं है कि वो खुद के जो है स्फीयर में जाके लॉ बना सके, जीएसटी लगा सके, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पर बोली है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है वो दिया है। यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने भी सेम रूलिंग दी थी इसी, और रूलिंग क्या थी भाई साहब, दो कई सारे इंडियन इंपोर्टर थे जो गुजरात के थ्रू इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसमें ओशियन फ्रेट लगता है, मतलब कि ये समझ लो कि जो भी मतलब शिप पे आ रही, तो उसमें जो समुद्र के थ्रू ट्रेड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो किराया पड़ता है, उस पे भी केंद्र ने कहा कि हम जीएसटी लगाएंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों को मिलता है, तो ये बोला था। अब ये इंटर स्टेट भी चलता है, यानी कि यूपी से एमपी जा रहा है सामान, तो उस पर जो है यूपी वाला अकेले थोड़ा जीएसटी लगा लेगा, तो उसमें भी आईजीएसटी लगता है। तो सेंटर ने कहा था कि हम आईजीएसटी इस पर लगाएंगे, तो लोग गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गए, वहाँ पे भी उसने रूलिंग दी थी कि केंद्र जो है नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर वो लोग चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को वो कर दिया। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 246A, जिसमें ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है जीएसटी के रेस्पेक्ट में। इक्वल यूनिट है दोनों, यूनियन और स्टेट, ठीक है ना, केंद्र और राज्य सरकार, साइमल्टेनियस पावर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा तो जीएसटी काउंसिल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये आर्टिकल नंबर 279A के जरिए बनी है। बने में ये क्वेश्चन पूछा सकता है अलग से, ठीक। तो इसमें यहाँ पर यह भी कहा गया है कि नाइदर द सेंटर नॉर द स्टेट्स आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है किसी तरीके से आश्रित नहीं है, बना सकते हैं, ये चीज़ बोला गया है जीएसटी में। सेंटर के पास कुछ लार्जर पावर है, लेकिन फिर भी वो इसीलिए कि केओस वेओस ना हो, थोड़ा सा स्मूथली काम होता रहे, ठीक, प्रोवाइड सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी स्टेट के पास अपनी पावर है कि वो लॉ बना सकता है, जीएसटी लगा सकता है। कोऑपरेटिव होना चाहिए, और दोनों ही यूनिट्स अगर लड़ते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोलैबोरेट होता है, कभी लोग सहयोग करते हैं, कभी कंटेस्ट करते हैं, यही एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो है खूबसूरती है,
ठीक, तो यहीं यहाँ बताया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मे भी पूछ सकता है जीएसटी संबंधित। आज का यहीं पे टॉपिक खत्म, ये लेक्चर खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।